हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी लोअर मेंस के प्रैक्टिस सेट का। आज ये उसी का 10वां प्रैक्टिस सेट जो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ वीडियो को भी लाइक करते चलेगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे अर्थशास्त्र में दिए गए तीर्थों की संख्या है। ठीक है, अर्थशास्त्र मतलब कि अर्थशास्त्र जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है, संस्कृत एक ग्रंथ है जिसका नाम अर्थशास्त्र है। तो उसमें बताना है कि जो उसमें तीर्थों की संख्या दी गई है, ठीक है, तो वो कितनी है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में तीर्थों यानी कि जो प्रधान अधिकारी हैं, ठीक है, उनको उनमें तीर्थ कहा गया है। तो प्रधान अधिकारियों का उल्लेख मिलता है जो कि टोटल हैं 18। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, अब इस अर्थशास्त्र जो पुस्तक है इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय और राजनीति से विभिन्न पहलुओं पर जो है विचार किया गया है। इसमें 18 टोटल जो है ये बटा हुआ था विभागों में, केंद्रीय प्रशासन के अनेक विभागों में बटा हुआ था। तो उसी में ये 18 जो है तीर्थों के प्रधान अधिकारियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें जैसे कि मंत्री और पुरोहित हैं, ठीक है, समाहर्ता, सन्निघाता, सेनापति, युवराज, ठीक है, प्रतिष्ठा, नायक, इस तरीके से जो थे 18 जो है भाग में बटे थे। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से कौन नूरजहां गुट का सदस्य नहीं है? इनमें से नूरजहां गुट, यहाँ पे हम देखें तो नूरजहां गुट जो था वो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, नूरजहां गुट में इनमें से कौन नहीं है? तो आंसर सबसे पहले सी हो जाएगा, महाबत खान। महाबत खान जो था नूरजहां गुट का सदस्य नहीं था। नूरजहां गुट में कौन कौन सदस्य उसमें सम्मिलित थे? तो नूरजहां थी, ठीक है, उसके पिता थे एतमादुद्दौला, उसकी माता थी असमत बेगम और उसका भाई था आसफ खां तथा शहजादा खुर्रम। इनमें से योग व राज्य के शीर्ष पदों पर जो है आसीन थे और प्रशासन पर इनका जो है प्रभुत्व था। इस दल का प्रभुत्व जो है 1622 ईस्वी तक जो है स्थापित रहा। नूरजहाँ का मूल नाम क्या था? तो मेहरुन्निसा था। ठीक है, और नूर महल व नूरजहाँ की पदवी इसे जो है जहांगीर ने प्रदान किया था। इनके पिता का नाम गियास बेग तथा माता का नाम असमत बेगम था। तो आंसर यहाँ पे क्या है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल मजदूर संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो 1918 में जो अहमदाबाद टेक्सटाइल मजदूर संघ है इसकी स्थापना की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी जी के द्वारा और साथ में अम्बालाल साराभाई थे, तो उन्होंने दोनों ने मिलकर ये अहमदाबाद टेक्सटाइल मजदूर संघ की स्थापना की। ये भारत का पहला व्यवस्थित श्रमिक संघ था जिसे गांधी जी के सिद्धांतों पर स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1918 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो 1946 में जो अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया गया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इनके 11 सहयोगी व 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का 11 सहयोगियों के साथ इसमें गठित किया गया था। इसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुए थे। इनके निम्न सदस्यों में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अमड़ा आसफ अली थी, शरद चंद्र बोस थे, जॉन मथाई थे, जगजीवन राम थे, ठीक है, सरदार बलदेव सिंह थे, ये सभी थे, राजगोपालाचारी भी थे। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कमीशन ने प्रांतों में दोहरी शासन पद्धति को समाप्त करने के लिए सिफारिश की थी? दोहरी शासन जो पद्धति है इसको समाप्त करने के लिए साइमन आयोग ने सिफारिश किया और यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। ठीक है, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग था जिसका गठन 1927 में हुआ था और 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में स्थापित द्वैध शासन इस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया तथा उसे केंद्र में लागू कर दिया गया था। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यक्त किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? वो कौन सा वाद विवाद था? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। ठीक है, बेरुवारी वाद जो था उसमें क्या बेरुवादी वाद जो था, बेरुवारी वाद,
ये 1960 में उच्चतम न्यायालय ने माना था कि प्रस्तावना क्या है, संविधान का भाग नहीं है, परंतु 1973 में इसके बाद केशवानंद भारतीय केस में शीर्ष न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है तथा संसद बुनियादी ढांचा के परिवर्तन के बिना इसमें संशोधन कर सकती है। तो सबसे पहले बेरुवारीवाद में माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है 1960 में। इसके बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इसमें माना कि प्रस्तावना जो संविधान का अभिन्न अंग है। तो दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है ये बताना यहाँ पे। चलिए, पहला कथन दिया गया कि नागरिकता की अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय विधि के सुसंगत है, तो क्या ये कथन सही है? इसके बाद दूसरा, नागरिकता की अवधारणा राष्ट्रीय विधि के असंगत है। ठीक है। इसके बाद तीसरा क्या है, नागरिकता की अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय विधि दोनों के लिए सुसंगत है। फिर आ जाता है चौथा, नागरिकता की अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय विधि के लिए असंगत है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, नागरिकता की जो अवधारणा है वो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय विधि दोनों के लिए सुसंगत है। तो यहाँ पे सही इसका सी ऑप्शन है, बाकी सारे गलत। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, बताना निम्नलिखित वादों में से किस वाद में यह कहा गया कि निर्वासित न होने का अधिकार अनुच्छेद 19 के साथ जुड़ा हुआ है और केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? ये कौन से वाद में कहा गया था? तो ये कहा गया था मोहम्मद सलीमुल्लाह बनाम भारत संघ में। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, जो कि ये कब हुआ था? 2021 में। ठीक है, 2021 के बाद में ये कहा गया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? उनका नाम क्या था? भारत के प्रथम महान्यायवादी इसमें से देखें तो MC सीतलवाड़ थे, इनका नाम है। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान में कौन है? तो R वेंकट रमणी। अब ये आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था से अशोक मेहता समिति तो सही है, इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सिफारिश किया था। इसके बाद बी पार्ट है संथानम समिति, फिर है एलम संघवी समिति, बलवंत राय मेहता समिति, तो इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। इसमें से जो नहीं है वो है बी ऑप्शन। ठीक है, संथानम समिति कब आई? 1962 में। और इन्होंने भारत सरकार के विभागों में भ्रष्टाचार के विभिन्न पक्षों की जांच करने के लिए तथा किस प्रकार से रोक लगाना है उसके उपायों की सिफारिश किया गया था। ठीक है, सिंघवी समिति जो आई 1986 में, और ये पंचायती राज से ही संबंधित है। ठीक है, 1957 में जो है बलवंत राय मेहता समिति आई। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, चेरनोबिल में 1986 में आई आपदा किस प्रकार की थी? चेरनोबिल में कौन सी प्रकार की आपदा आई थी 1986 में? 26 अप्रैल को घटित हुआ था। चेरनोबिल है कहाँ? यूक्रेन में है, और वहाँ पे आया था नाभिकीय जो है न्यूक्लियर पावर परमाणु प्लांट था, परमाणु में जो है दुर्घटना हुई थी। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक अलकनंदा की सहायक नदी नहीं है? इनमें से अलकनंदा की सहायक नदी इनमें से कौन सी नहीं होगी? भिलंगना, पिंडार, मंदाकिनी या फिर नंदाकिनी। तो यहाँ आंसर क्या है? अलकनंदा की सहायक नदियों में भिलांगना नहीं आती। बाकी अलकनंदा की सहायक नदियाँ में ऋषि गंगा, सरस्वती, ठीक है, पश्चिमी गंगा, बिरही गंगा, पाताल गंगा, करूण गंगा, नंदाकिनी, पिंडार, मंदाकिनी, ये सभी हैं। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है कहाँ पर स्थित है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है ये पड़ता है पेराम्बूर में। पेराम्बूर कहाँ है? ये तमिलनाडु में स्थित, तमिलनाडु का शहर है, वहाँ पर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? अगला प्रश्न है, अहोम जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? अहोम जनजाति असम में। ठीक है, असम हो जाएगा इसका आंसर। अहोम जनजाति असम में पाई जाती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे अधिक भूस्खलन संभावित क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी इसरो के द्वारा हाल ही में भारत का जो है भूस्खलन एटलस जारी किया गया है। इसके अनुसार उत्तरी पूर्वी क्षेत्र जिसमें भारत के कुल भूस्खलन संभावित क्षेत्रों का लगभग 50% सम्मिलित है।
हिमालय में स्थित है, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन सभी के क्षेत्र आते हैं इसमें। तो हिमालय और उत्तरी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र हो जाएगा आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर होने वाले फ्लैजेला को मोनोट्राइकस कहा जाता है। क्या कहते हैं? मोनोट्राइकस कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मोनोट्राइकस। फ्लैजेला क्या होता है? पूंछ जैसी संरचना जो चलने में मदद करती है। मोनोट्राइकस केवल एक सिरे पर होती है फ्लैजेला। पेरीट्राइकस मतलब कि पूरे शरीर पर फ्लैजेला होती है। एम्फीट्राइकस मतलब कि दोनों सिरों पर एक एक फ्लैजेला होती है। ठीक है, तो इस प्रकार आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, एंडोस्पोर किसमें पाए जाते हैं? एंडोस्पोर किसमें पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, बैसिलस एंथ्रासिस, ये जो है कुछ बैक्टीरिया हैं द्वारा बनाई जाने वाली कठोर और सुप्त संरचना है जो इन्हें अधिक गर्मी और सूखा में जीवित रहने में मदद करती है। बैसिलस एंथ्रासिस जो है और प्लास्ट्रीडियम, ठीक है, प्लास्ट्रीडियम प्रजाति के बैक्टीरिया एंडोस्पोर बनाते हैं। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्धिक संपदा अधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? आईपीआर। बौद्धिक संपदा अधिकार का मुख्य उद्देश्य है बौद्धिक सृजन को प्रोत्साहित करना और संरक्षण प्रदान करना, यानी कि लोगों के आविष्कार, डिजाइन और कलाकृति और विचारों को कानूनी सुरक्षा देना बौद्धिक संपदा अधिकार का मुख्य उद्देश्य है। तो आंसर यहाँ पे इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 में मिलान करना। यहाँ पे इसरो के केंद्र दिया गया, लोकेशन दिया गया। ठीक है, तो VSSC यानी विक्रम साराभाई स्पेस केंद्र, अंतरिक्ष केंद्र या स्पेस सेंटर, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह है त्रिवेंद्रम में, त्रिवेंद्रम केरल, ठीक है, में पड़ता है। UR राव उपग्रह केंद्र URSC ये कहाँ पड़ता है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये तेलंगाना में है। ठीक है, तेलंगाना में, हैदराबाद तेलंगाना। इसके बाद भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान ये कहाँ पड़ता है? तो देहरादून में है। ठीक है, देहरादून। इस तरीके से मिलान हो जाएगा। आंसर यहाँ पे अगर हम देखें तो आंसर यहाँ पे हमें बताना है कौन कौन सा सुमेलित था। तो सुमेलित सिर्फ पहला और दूसरा था। ठीक है, ये तो तेलंगाना में है और ये हैदराबाद में। तो पहला दूसरा सुमेलित है, यानी ए पार्ट सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल छोड़ा गया। ठीक है, प्रथम जो फर्स्ट इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट था एप्पल, वो कब छोड़ा गया था, कब लॉन्च किया गया था? एप्पल का पूरा नाम क्या है? एप्पल का पूरा नाम है एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। और ये छोड़ा गया था कब? तो 19 जून 1981 को, 19 जून 1981 को ये जो है यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के एरियन 1 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये प्रथम भारतीय उपग्रह था जिसे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की सहायता से छोड़ा गया था। तो याद रखिएगा 19 जून 1981 को। सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है? सतत आर्थिक विकास की बात करेंगे तो वर्तमान पीढ़ी के मतलब कि सतत विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उपलब्ध संसाधनों का इस तरह से उपयोग किया जाए कि वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ भावी पीढ़ी की ज़रूरतों को में कटौती न होने पाए। इसमें पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना संसाधनों का कुशलतम उपयोग किया जाता है। तो सतत विकास वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य के आर्थिक विकास भी किया जाए तो उसको सतत विकास कहते हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सतत आर्थिक विकास, ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कृषि फसलें दी गई हैं और 2021-22 में फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान रखते हुए राज्यों के नाम हैं और हमें इस तरीके से मिलान करना है। ठीक है, चलिए पोषक अनाज, पोषक अनाज में अगर हम देखें तो यहाँ पर 2021-22 के अनुसार पोषक अनाज में कर्नाटक प्रथम था। ठीक है, और अगर 2024-25 के अनुसार अगर हम देखें तो 2023-24 में पोषक अनाज में कौन है? राजस्थान आ गया है। ठीक है, ये चूँकि क्वेश्चन पूछा हुआ तो 2021-22 में पूछा गया था, ये 2024-25 के अनुसार इधर देखेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाता है कुल दलहन। कुल दलहन में उत्पादन में मध्य प्रदेश था और अभी मतलब आज 2024-25 में भी मध्य प्रदेश ही है।
इसके बाद मूंगफली उत्पादन में अगर हम देखें तो यहाँ पे शीर्ष राज्य गुजरात है, ठीक है। शीर्ष राज्य कौन सा है? गुजरात है। और 2021-22 या 2023-24 में भी गुजरात ही है, दोनों में। सोयाबीन के उत्पादन में महाराष्ट्र था, ठीक है, महाराष्ट्र था। और सोयाबीन के उत्पादन में अभी जो हो गया है वो मध्य प्रदेश हो गया है 2023-24 में। तो इसका नया वाला याद रखिएगा। चलिए, उस 2021-22 के अनुसार इसका सी ऑप्शन सही है। चलिए, अगला प्रश्न बताना है, निम्नलिखित आय लेखाओं के अनुसार द्वितीयक क्षेत्र के अधीन निम्नलिखित में से कौन से व्यवसाय सम्मिलित हैं? द्वितीयक क्षेत्र के अधीन कौन कौन से आते हैं, यानी सेकेंडरी सेक्टर में कौन कौन से इसमें से चीज़ें आती हैं, ये बताना, ठीक है। द्वितीयक क्षेत्र, विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग आता है क्या, या फिर निर्माण कंस्ट्रक्शन, या फिर गैस और जल प्रदाय, या फिर खनन और उत्खनन, क्या क्या आता है तो इसमें? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो विनिर्माण का क्षेत्र द्वितीय सेकंड सेक्टर में आता है, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर में आता है निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन का काम। गैस और वाटर सप्लाई ये भी आता है सेकेंडरी सेक्टर में। माइनिंग और क्वायरिंग जो है ये आपका सेकेंडरी सेक्टर में नहीं आता। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 और 2, 1, 2 और 3 सही है। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें देखिए 3 क्षेत्र में विभाजित किया गया है भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को। ये पहला उसमें आ जाता है प्राथमिक क्षेत्र है, दूसरा जो है सेकेंडरी आ जाता है, द्वितीय क्षेत्र, तीसरा है तृतीय क्षेत्र यानी कि टर्सरी। अब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत अगर देखा जाए तो ऐसी मदों का चयन करते हैं जिसके द्वारा कच्चे माल का उत्पादन हो, जैसे कृषि, मत्स्य, वानिकी है, खनन है, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत जो विनिर्मित वस्तुओं का लेखांकन किया जाता है, जैसे निर्माण, जैसे भवन हो गया, ठीक है, जब परिसंपत्ति का निर्माण हो। अब विनिर्माण जहाँ किसी वस्तु का उत्पादन हो, कपड़ा, ब्रेड, ये सभी। विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति संबंधित कार्य हो गया। तृतीय क्षेत्र में क्या है कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को अपनी उपयोगी सेवा प्रदान करता है। इसके अंतर्गत आता है परिवहन, संचार, ठीक है, बैंकिंग आ जाता है, बीमा आ जाता है, सामुदायिक सेवा। तो इस तरीके से आ जाते हैं। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए, निम्नलिखित तरल संपत्तियों पर विचार करिए। पहला यहाँ पे दिया गया है कि बैंकों के पास मांग जो जमा है क्या तरल संपत्ति है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि बैंकों के पास सावधिक जमा, बैंकों के पास बचत जमा, या फिर करेंसी। अब इसमें से इन परिसंपत्तियों का तरलता के घटते क्रम में हमें बताना है, ठीक है। तरलता के घटते क्रम में, तो तरलता के घटते क्रम में अगर हम देखें तो सबसे पहले जो होगा तरलता के आधार पर परिसंपत्तियों का अनुक्रम घटते क्रम में अगर हम देखें तो सबसे पहले होगा इसमें करेंसी। करेंसी के बाद इससे कम अगर आएगा तो बैंकों के पास जो मांग जमा है, उसके बाद उसमें उससे कम घटेगा तो बैंकों के पास बचत जमा आ जाएगा, फिर आ जाएगा बैंकों के पास सावधिक जमा। तो आंसर यहाँ पे इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? भारतमाला परियोजना जो है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 2017-18 में चलाई गई थी, और इससे इस परियोजना का एक राष्ट्रीय जो है राजमार्ग विकास परियोजना है। इसके लिए इसके तहत नए राजमार्गों के अलावा उन परियोजनाओं को भी पूरा किया जा रहा है जो अब तक अधूरे हैं। तो ये किससे संबंधित है? सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर से। आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण। लैंटिक आवास, लैंटिक आवास क्या है और लोटिक आवास क्या है? 2 आवास होते हैं, ठीक है, दोनों में याद रखिए। लैंटिक मतलब स्थिर और लोटिक मतलब लौटना, बहना, चलना, ठीक है, इस तरीके याद रखिए। तो बहते हुए जो जल हैं उन्हें लोटिक कहा जाता है, स्थिर जल हैं उन्हें लैंटिक कहा जाता है। तो लैंटिक आवास में तालाब और दलदल, इनके पानी क्या होते हैं, इनके जल क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, तो उन्हें लैंटिक आवास के उदाहरण हो जाएंगे। झरना, नदी, इनके पानी बहते रहते हैं, चलते रहते हैं, तो लोटिक आवास के उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट। चलिए, अगला प्रश्न, जलीय पर्यावरण में डीडीटी की सांद्रण के आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला में प्रदूषण का स्तर निम्नलिखित अनुक्रम में बढ़ता है। किस अनुक्रम में बढ़ता है, ठीक है, कौन वाले में जो है डीडीटी का सांद्रण बढ़ता है ये बताना है। तो डीडीटी के सांद्रण के आकलन के आधार पर अगर आहार श्रृंखला में प्रदूषण का स्तर देखें तो इसमें से बढ़ता जो है वो पहले देखिए, अगर देखें जल पादप है उसको खाएगा घोंघा, ठीक है, घोंघा को खाएगी मछली, मछली को खाएगा पक्षी। तो इस प्रकार ये जो है बी ऑप्शन इसका राइट। चलिए, निम्नलिखित पे विचार करिए। काली गर्दन वाला सारस
चीता, उड़न गिलहरी, हिम तेंदुआ। अब ये सब बताना है कि ये सभी जो है क्या है उपरोक्त में से भारत में प्राकृतिक रूप से कौन कौन पाए जाते हैं इसमें से। तो भारत में प्राकृतिक रूप से अगर हम देखें तो इसमें से काली गर्दन वाला सारस पाया जाता है, ठीक है। उड़न गिलहरी या हिम तेंदुआ ये भारत में पाए जाते हैं, लेकिन चीता की अगर बात करेंगे तो ये भारत में नहीं पाए जाते, अफ्रीका में पाए जाते हैं, ठीक है। चीता जो है विश्व में मात्र अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा 134 यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के तहत निगरानी किए जाने वाले मानदंड वायु प्रदूषकों की सूची में शामिल नहीं है इनमें से। तो वायु गुणवत्ता सूचकांक के 8 प्रमुख प्रदूषकों के आधार पर बनाया जाता है। तो NH3, SO2, NO2 और PM10। अगर हम बात करेंगे इनमें से तो ये सभी जो है क्या पूछा गया है कि इसमें से वायु प्रदूषकों की सूची में शामिल नहीं है, ठीक है। तो ये सभी जो है इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि जो 8 मुख्य प्रदूषक हैं उनमें है PM2.10, PM2.5 है, PM10 है, ठीक है, PB लेड है, NH3 है, SO2, यानी कि ये सभी सम्मिलित हैं। और इसमें से कब बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो NH3 भी इसमें सम्मिलित है, SO2 भी सम्मिलित है, NO2 भी सम्मिलित है, PM10 भी आता है, तो सभी सम्मिलित हैं इनमें से, ठीक है। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड भी आता है, ठीक है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो हो ही गया, तो ये सभी आते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य SDG है तो 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य इनमें से नहीं है। तो इनमें शून्य भूख तो ये तो है, ठीक है। 2012 में जो Rio+20 सम्मेलन हुआ था उसी में प्रस्तावित किया गया था सतत विकास लक्ष्य। गुणवत्तापरक शिक्षा ये भी है, लैंगिक समानता भी है, अंतरिक्ष अनुसंधान ये उसमें सम्मिलित नहीं है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का बहुस्तरीय ढांचा किससे मिलकर बना है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का बहुस्तरीय ढांचा जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SDMA और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA से मिलकर बना है। तो इन तीनों से मिलकर बना है, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी पार्ट राइट हो जाएगा। NIDM का पूरा नाम क्या है। NIDM का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। ये आंसर हो जाएगा ए पार्ट, इसका पूरा नाम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपदा प्रबंधन और न्यूनीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह आधारित निगरानी करते हैं। तो करेक्ट आंसर से क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा नासा, ESA और इसरो द्वारा उपग्रह आधारित निगरानी किया जाता है। तो ये सभी हो जाएगा उपयुक्त सभी, आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है। निम्नांकित में से कौन सा एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा। तो वो है आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बाघों का प्रमुख सारिस्का किस राज्य में स्थित है। बाघों का प्रमुख रिजर्व जो है सारिस्का बाघ रिजर्व जो है कहाँ पर, किस राज्य में है, तो राजस्थान के अलवर ज़िले में स्थित है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रिज में खाद्य पदार्थों को ठंडा रखने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग करता है। फ्रिज में खाद्य पदार्थों का ठंडा रखने के लिए किस सिद्धांत का काम होता है उसमें, तो वाष्पीकरण के द्वारा उसमें शीतलन किया जाता है, कूलिंग किया जाता है। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो के द्वारा विकसित चंद्रयान 3 मिशन स्वदेशीकरण का उदाहरण है। यह मिशन किस वर्ष सफल हुआ था। इसरो के द्वारा विकसित चंद्रयान मिशन जो है 3 यह स्वदेशीकरण का किस वर्ष सफल हुआ था ये बताना। तो 2023 में हुआ था, आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। 14 जुलाई 2023 को इसको जो है प्रक्षेपित किया गया था और 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन इसरो अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से जो है LBM-3M4 रॉकेट द्वारा इसको लॉन्च किया गया, जिसने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो है लैंड किया था। ड्रोन तकनीक का द्विअनुपयोगी पहलू क्या है। ड्रोन तकनीक से द्विअनुपयोगी
पहलू क्या क्या है ये बताना है। तो कृषि सर्वेक्षण भी कर सकते हैं ड्रोन तकनीक से, और सैन्य हमला, तो दोनों किया जा सकता है। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तेजस लड़ाकू विमान का विकास किस संस्था ने किया? तेजस की बात करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तेजस जो है डीआरडीओ और हाल दोनों ने मिलकर बनाया, ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तो इसका निर्माण किया है। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत में सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या हो सकता है? तो सूर्य हो सकता है, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगस्त 2025 में वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लीजेंड्स 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये किसके द्वारा जीता गया? तो साउथ अफ्रीका के द्वारा। आंसर यहाँ पे डी पार्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। इसमें कौन खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं? तो जो संन्यास ले चुके हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं खिलाड़ी, वो दिग्गज खिलाड़ी, वो हिस्सा लेते हैं, ठीक है। तो 2025 का खिताब ये दक्षिण अफ्रीका के द्वारा जीता गया है। और इसने जो है किसको हराया था? तो पाकिस्तान को हराया था, ठीक है। टाटा आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? टाटा आईपीएल 2025 का खिताब जो है आरसीबी ने जीता था। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। बी डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। किसको हरा कर जीता था? पंजाब किंग्स को हरा कर जीता था। चलिए, 43 नंबर क्वेश्चन, फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो उनका नाम है दिव्या देशमुख। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, दिव्या देशमुख। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए, विंबलडन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाली इटली के पहले खिलाड़ी कौन बने? विंबलडन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब इटली के जीते हैं, जिनका नाम है जैनिक सिनर। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। इन्होंने फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्कराज को हराया था। तो आंसर क्या है? बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है सेरेना विलियम्स को। आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सेरेना विलियम्स। चलिए, अब हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार, नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है? तो वो प्रयोग होता है जो है अधिसूचना का, ठीक है, अधिसूचना, या फिर इसको विज्ञप्ति भी कहते हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या है? बी ऑप्शन राइट है। नीचे दिए गए में से मिलान करना है सही उत्तर, ठीक है। जो वर्ण दिए गए हैं ये किस प्रकार किस ध्वनि के उदाहरण हैं? जैसे कि सा दिया गया है, दंत सा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुछ इस तरीके से देख लीजिए, यहाँ पे मिलान करना है। तो सा जो है दांत, दंत के माध्यम से बोलते हैं, मतलब दंत वर्ण है, दंत का उच्चारण स्थान दंत से होता है, ठीक है, ऐसा। दूसरा वाला जो सा है इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो मूर्धा होता है, ठीक है, मूर्धा सा। फिर तीसरा सा है जो है इसका उच्चारण स्थान तो तालु होता है, और ना जो है नासिका के माध्यम से बोला जाता है। तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा आंसर, ठीक है। कंठ वर्ण कौन कौन से हैं? कंठ वर्ण की बात करेंगे तो कंठ वर्ण में का वर्ग आता है, का वर्ग, ठीक है, का वर्ग, का खा गा घा, और इसके अलावा स्वर में छोटा आ और बड़ा आ भी आता है। इसके बाद अगर हम देखें कंठ वर्ग के बाद तालब्य में कौन कौन से आता है? तालब्य में कौन कौन सा आता है? तो चा वर्ग आता है, चा छा झा इया, इसके अलावा या और ये सा, ये भी आ जाता है। तालब्य के बाद मूर्धन आता है, मूर्धा या मूर्धन। तो मूर्धन्य में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो टा वर्ग आता है, टा वर्ग मतलब टाठा डाठा हड़ा, और ये रा भी मूर्धन्य है और ये भी मूर्धन्य है। इसके बाद दंत आ जाता है। दंत में क्या क्या है? दंत में ता था दा था ना, और इसके अलावा ला और ये वाला सा आ जाता है। दंत के बाद ओष्ठ, ठीक है, ओष्ठ वर्ण। ओष्ठ वर्ण कौन कौन से हैं? तो पा वर्ण आ जाता है, पा फा बाबा मा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ आ जाता है, ठीक है। इसके बाद नासिका आ जाता है। नासिका वर्ण कौन कौन सा है? तो इया है, ठीक है, का अंगा अंगा, फिर इया, फिर रा, फिर ना, फिर मा, ये सभी नासिका में आता है। एक आ जाता है कंठ तालब्य, कंठ तालब्य, ठीक है। कंठ तालब्य में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो कंठ तालब्य में ए और अ, ये दो वर्ण आ जाता है।
फिर आ जाता है अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होता है? अंतस्थ व्यंजन में या, र, ल और व आ जाता है। फिर आ जाता है ऊष्म। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन में श, श, स और ह आ जाता है। तो ये होता है क्रम। अगला प्रश्न, जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? ठीक है, पूर्व पद विशेषण, उत्तर पद विशेष। ठीक है, समास की परिभाषा जरूर याद रखना है। ये कर्मधारय समास का उदाहरण है, वो परिभाषा है, तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। जैसे कमल नयन, कमल के समान नयन है, तो यहाँ पे ये कर्मधारय समास के अंतर्गत हो जाएगा। चलिए, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो इसमें नेपोलियन जो है ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, नेपोलियन जो है क्या है, क्योंकि जब कोई शब्द अपने नाम का रूप धारण त्याग दे और दूसरे के नाम का रूप ग्रहण कर ले तो जातिवाचक संज्ञा आ जाती है। जैसे कि महात्मा गांधी आज के समय के कृष्ण थे। ठीक है, तो यहाँ पे कृष्ण जो हो जाएंगे वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है, किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो उत्कर्ष गलत है, यहाँ पे आधा शाह ये मूर्धा वाला होना चाहिए। ठीक है, एकत्रित गलत है, यहाँ पे तात्रा पे छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए। सदृश सही है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य को सरल वाक्य में परिवर्तित करना है। अतिथि आए और कार्यक्रम शुरू हुआ। अब यहाँ पे इसको सरल वाक्य, ये संयुक्त वाक्य में लिखा हुआ है और से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सरल वाक्य इसका क्या होगा? अतिथि के आते ही कार्यक्रम शुरू हुआ, तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बताना है इसका चिन्ह का जो है क्या नाम है? तो ये चिन्ह की अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, आंसर यहाँ पे बी पार्ट बिल्कुल करेक्ट है, प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? जो व्यक्ति सामने आए उसकी प्रशंसा करना। क्या हो जाएगा? ए पार्ट इसका करेक्ट है, जो व्यक्ति सामने आए उसकी प्रशंसा करना। आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। चलिए, सोनार का स्त्रीलिंग बताना। सोनार का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो सोनारिन हो जाएगा। आंसर बी ऑप्शन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है इनमें से? तो पहाड़ के पर्यायवाची इनमें से अगर देखा जाए तो अचला शब्द नहीं होगा। ठीक है, बाकी अचल, गिरि, अद्रि ये सभी पहाड़ के पर्यायवाची शब्द हैं। अचला शब्द किसका पर्यायवाची होता है? पृथ्वी का। चलिए, अब क्वेश्चन देखेंगे कंप्यूटर के। ALU इज द पार्ट ऑफ, ALU किसका पार्ट है? ALU की अगर बात करते हैं तो ये पार्ट किसका हो जाता है? तो CPU का ही पार्ट है। ठीक है, CPU का। ALU, CU और मेमोरी तीनों CPU के पार्ट होते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? इनमें से भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम युवा है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, परम युवा। पहला सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था? परम 8000। भारत के द्वारा पहला जो सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया वो परम 8000। आंसर यहाँ पे क्या है? सी, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वितरण मोड क्लाउड कंप्यूटिंग वातावरण का एक उदाहरण है जो उपयोगकर्ताओं को वेब आधारित ईमेल सेवा प्रदान करता है? तो वो हो जाएगा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ठीक है, आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ये अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है? ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर के रूप में भी जिसको जाना जाता है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर वितरण मॉडल है। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, NLP में को रेफरेंस रेजोल्यूशन को परिभाषित किया गया है। किस प्रकार परिभाषित किया गया है? NLP में को रेफरेंस रेजोल्यूशन को किस प्रकार परिभाषित किया गया है? तो ये अगर हम बात करेंगे तो एक टेस्ट में एक ही इकाई को संदर्भित करने वाले सभी अभिव्यक्तियों को खोजने का कार्य। ठीक है, NLP में को रेफरेंस रेजोल्यूशन जो है एक टेस्ट में एक ही इकाई को संदर्भित करने वाले सभी अभिव्यक्तियों में खोजने का कार्य करता है। ये बहुत से उच्च स्तरीय NLP कार्यों के लिए जो है एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें सभी प्राकृतिक भाषा की समझ जो है शामिल है, और जैसे दस्तावेज, सारांश, डॉक्यूमेंट का सारांश, प्रश्न उत्तर, सूचना विवरण। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। NLP क्या है? तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता है इसका फुल फॉर्म। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन DDA शब्द का सही पूर्ण रूप है? DDA शब्द का फुल फॉर्म बताना यहाँ पे। तो DDA का फुल फॉर्म हो जाता है डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर।
आंसर क्या है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न, सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जानकारी जांच की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को कहते हैं माइनिंग करना। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, माइनिंग। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ एसवीजी, एसवीजी का पूरा रूप क्या है, पूरा नाम क्या है, तो इसका नाम है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क सिस्टम में, नेटवर्किंग सिस्टम में डीएचसीपी का पूरा नाम क्या है। डीएचसीपी का पूरा नाम है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है जो सी ऑप्शन में दिया गया है। यह एक नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल और अन्य संबंधित कॉन्फ़िगरेशन जानकारी जैसे कि डिफ़ॉल्ट गेटवे, सबनेट मास्क को नेटवर्क डिवाइस के साथ असाइन करने का काम करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड 2016 में किस प्रकार के मोड का अंग्रेजी भाषा में टेक्स्ट एडिटिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें नए अक्षरों को टाइप करने पर वो किसी मौजूदा कैरेक्टर को इंसर्शन पॉइंट के दाईं ओर रिप्लेस कर देता है। तो ये किया जाता है ओवर टाइप मोड में। ठीक है, किसमें, ओवर टाइप मोड में। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन सी शॉर्ट की इस्तेमाल करनी होगी। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को हटाना है तो उसके लिए शॉर्ट की का इस्तेमाल जो किया जाता है वो होता है Ctrl+Q। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, Ctrl+Y रीडू, Ctrl+Z अंडू के लिए इस्तेमाल करते हैं। Ctrl+Q जो है ये क्या है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफ़ॉल्ट जूम का स्तर कितने सेट पर होता है। डिफ़ॉल्ट पर सेट होता है वो है 100%। ठीक है, डिफ़ॉल्ट पर कितना होता है, 100 होता है। इसको 10% तक मिनिमम होता है, इसमें जो है 500% तक मैक्सिमम होता है। 100% पर यह जो है डिफ़ॉल्ट होता है। ठीक है, चलिए इनमें से कौन सा संग्रह प्रारूप नहीं है। स्टोरेज प्रारूप, तो स्टोरेज प्रारूप टार, जिप, रार ये सभी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन .xls जो x है ये क्या है, MS एक्सेल 2007 का फाइल एक्सटेंशन का नाम है, तो ये नहीं होगा, बाकी सारे होंगे। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। वीडियो चैट या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपयोग होने वाला छोटा डिजिटल कैमरा निम्न में से कौन सा है, तो वो हो जाएगा वेब कैमरा। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, वेब कैमरा है। इंटरनेट की शुरुआत किस रूप में किया गया था। इंटरनेट की शुरुआत हुई थी नेटवर्क फॉर द डिफेंस फोर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका सुरक्षा बलों के नेटवर्क के रूप में किया गया था, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंटरनेट की शुरुआत, तो आंसर यहाँ पे बी पार्ट बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच का इंटरफेस कौन होगा। उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच का इंटरफेस जो होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए अब यूपी के क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में किस शहर पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो वो शहर कौन सा है, मुरादाबाद, जिसको पीतल नगरी के नाम से, पीतल नगरी के नाम से जानते हैं, जिसके पीतल के बर्तन हस्तशिल्प के काम में विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सहारनपुर लोहे के बाट के उद्योग से लिए प्रसिद्ध है। आगरा मिट्टी का खिलौना पेठा नगरी कहा जाता है। ठीक है, ताज नगरी कहा जाता है, ताजमहल यहाँ स्थित है, आगरा का किला स्थित है, अकबर के द्वारा निर्मित। लखनऊ जरी जरदोजी और चिकनकारी का काम होता है, तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में आईटी शहर स्थापित किया जा रहा है। आईटी शहर स्थापित किया जा रहा है लखनऊ में, आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, लखनऊ सुल्तानपुर रोड पर वॉक टू वर्क की अवधारणा के साथ लखनऊ में 100 एकड़ में 1500 करोड़ रुपए की लागत से आईटी शहर की स्थापना किया जा रहा है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट है। चलिए, उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना का श्रेय किस मुगल सम्राट को दिया जाता है। फतेहपुर सीकरी जो शहर आगरा में ज़िले में आता है, और ये जो है अकबर के द्वारा स्थापना किया गया था। ठीक है, अकबर के द्वारा स्थापना के बाद 1571 में किया था, और वहीं पर इसको राजधानी भी बनाया था अपनी। ठीक है, मुगलों की राजधानी फतेहपुर सीकरी। यह 1571 से 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी भी रही थी। चलिए, गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध कहाँ स्थित है। गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध जो है यह उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में पड़ता है। ठीक है, सोनभद्र जिला का पिपरी स्थान है जहाँ पे गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध स्थित है, तो पिपरी हो जाएगा। यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। ठीक है, यह बांध जो है सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी पर बना हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा।
चलिए, भारत सरकार द्वारा स्थापित किस स्वायत्त निकाय ने उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा कौशल विकास और एमएसएमई में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए गुणवत्ता संकल्प पहल का नेतृत्व किया? तो वो निकाय है भारतीय गुणवत्ता परिषद। आंसर यहाँ पे ए पार्ट हो जाएगा, भारतीय गुणवत्ता परिषद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार योजना के संबंध में लिखे कथनों पर विचार करना है और कथन कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार के बारे में। ठीक है, पहला कथन है, यह पुरस्कार विशेष रूप से उन महिला खिलाड़ियों के लिए है जो उत्तर प्रदेश की मूल निवासी हैं। ठीक है, तो इसके बाद दूसरा इसमें आ जाता है। ठीक है, दूसरा इससे संबंधित है कि यह पुरस्कार जो है प्राप्तकर्ताओं को 3,11,000 का नगद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र, रानी लक्ष्मीबाई के कांस्य प्रतिमा और स्क्रॉल मिलता है। तीसरा है कि यह पुरस्कार वुशु सहित 31 खेल विधाओं में प्रदान किया जाता है। चौथा है, पुरस्कार के लिए आवेदन प्रक्रिया उत्तर प्रदेश सरकार के खेल विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन संचालित की जाती है। अब इसमें क्या सही है? सही कथन की बात करेंगे तो पहला तो कथन सही है कि विशेषकर उत्तर प्रदेश की मूल निवासी उन्हीं को दिया जाता है। दूसरा कथन भी सही है कि 3,11,000 का इसमें नगद पुरस्कार दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र होता है, रानी लक्ष्मीबाई की कांस्य प्रतिमा और एक स्क्रॉल मिलता है। तीसरा कथन है कि यह खेल जो है वुशु सहित, वुशु एक खेल है, इसको सहित 31 खेल विधाओं में प्रदान किया जाता है, तो ये भी सही है। लेकिन चौथा जो दिया गया है कि आवेदन किया जाता है, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है। तो इस प्रकार आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है, तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 87 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के जिलों में कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तो सीमा साझा मध्य प्रदेश के साथ कितने जिले करते हैं? तो टोटल 11 जिले लगते हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है, कौन कौन से ऑप्शन में? चित्रकूट, महोबा दोनों लगता है, तो दोनों हो जाएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, 11 जिलों में आगरा, इटावा, जालौन, ठीक है, झांसी, ललितपुर लगता ही है, महोबा, बांदा हो गया, चित्रकूट हो गया, प्रयागराज भी लगता है, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र लगता है। निम्नलिखित में से कौन सी चरकुला नृत्य की विशेषता है? चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र में होता है। इसकी विशेषता क्या है? ये सिर पर बहुस्तरीय दीपकों को रखकर नाच किया जाता है, नृत्य किया जाता है। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय दुनिया की अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय जो उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है। जगत गुरु रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय जो है विकलांग विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 2001 में सितंबर में हुआ था और ये किस जिले में स्थित है? तो चित्रकूट जिले में पड़ता है। आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, चित्रकूट। चलिए, आंवला तापीय ऊर्जा केंद्र गैस आधारित है, कहाँ पर स्थित है केंद्र? आंवला जो है तापीय ऊर्जा केंद्र जो है बरेली में स्थित है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एनटीपीसी के अंतर्गत ये नहीं आता। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस शहर में विंध्याचल कॉरिडोर परियोजना की नींव रखी गई है? तो मिर्ज़ापुर शहर में। ठीक है, आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, मिर्ज़ापुर। उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित होगा? उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय जो है मेरठ में स्थित होगा। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मेरठ में स्थित है। चलिए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? प्रथम विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, 1887 में जो है निर्माण हुआ था, तो सबसे पुराना या प्रथम विश्वविद्यालय कह सकते हैं। आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस शहर से हैं? अमीर खुसरो की बात करेंगे तो ये पटियाली से हैं। ठीक है, आंसर यहाँ पे ए पार्ट हो जाएगा। 1253 में इनका जन्म एटा जिले के पटियाली कासगंज उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलिए, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान राज्यों उनकी राजधानियों के बारे में गलत मिलान यहाँ पे बताना है। मगध का गिरिव्रज था। ठीक है, राजधानी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी हुआ करती थी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। काशी की राजधानी मथुरा थी क्या? तो मथुरा एक अलग खुद मथुरा जो है था क्षेत्र, और काशी की राजधानी जो थी वो वाराणसी हुआ करती थी। ठीक है, तो यही गलत है, डी ऑप्शन, बाकी सारे सही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के एक भ्रष्टाचार विरोधी संगठन है।
ठीक है। दूसरा है कि ये लोकायुक्त का पद 1985 के लोकायुक्त अधिनियम के तहत स्थापित किया गया। विश्वंभर दयाल जो थे ये विश्व के पहले उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त चुना गया था। तो इसमें से कौन कौन सा सही है ये बताना। सही ऑप्शन की बात करेंगे तो हो जाएगा ए और सी, बी गलत है, तो आंसर ए और सी हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा, क्योंकि ये जो 1985 दिया गया ये गलत है, 1975 के अधिनियम के तहत जो है स्थापित किया गया था। तो आंसर सी ऑप्शन सही। चलिए 97, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के बारे में सही है। ठीक है, सुल्तानपुर, इसका पुराना नाम दिया गया है मीसापुर था सुल्तानपुर का। और दूसरा कथन दिया गया है कि सुल्तानपुर जिला दक्षिण में अयोध्या और अंबेडकर नगर जिलों से घिरा हुआ है। सुंदरलाल मेमोरियल जो है हाल यहाँ पर स्थित है। अब बताना इन तीनों कथनों में से कौन कौन सा कथन उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के बारे में सही है। और यहाँ पे इसके बारे में जो है दिया गया है ऑप्शन, तो ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से, तो केवल सी ऑप्शन ही सही है। ठीक है, सी ऑप्शन ही सही है इसमें से, बाकी तीनों गलत हैं, बाकी दोनों गलत हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सुल्तानपुर जो है ये सुंदरलाल मेमोरियल हॉल तो स्थित है सुल्तानपुर में। सुल्तानपुर शहर के क्राइस्ट चर्च के दक्षिण दिशा की ओर स्थित है। इसका निर्माण विक्टोरिया की याद में किया गया था, उनकी पहली जयंती पर करवाया गया था। ठीक है, अभी वर्तमान में सुंदरलाल मेमोरियल हॉल जो है सुंदरलाल, ये विक्टोरिया मंजिल के नाम से जाना जाता है। चलिए, उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है। उत्तर प्रदेश की जलवायु जो है वो उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु है। तो आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश ने आईटी, टेक्सटाइल, हस्तशिल्प और गैर पारंपरिक ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों को पूरा करने के लिए राज्य में कितने एसईजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र को मंजूरी दी है। तो टोटल कितने हैं, 31 है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए सही मिलान इसमें से करना है। ठीक है, बांध दिया गया और जिला कहाँ पर स्थित है। जैसे अदवा बांध कहाँ किस जिले में स्थित है, तो अदवा बांध जो है मिर्ज़ापुर में है। देवरी बांध कहाँ पर है, तो देवरी बांध सोनभद्र में है। ठीक है, देवरी सोनभद्र में है। केवलारी बांध कहाँ पर है, केवलारी महोबा में है। और पहाड़ी बांध जो है झांसी में है। तो इस प्रकार मिलान से आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। कि पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करिएगा। ठीक है, और आज का वीडियो में पेरेंट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए थैंक यू।